फिल्म की शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग के कई सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाए जाते हैं। रात का समय है और ये बड़ी सी बिल्डिंग बिल्कुल खाली लग रही है। कुछ समय बाद एक आदमी जॉर्ज वहाँ आता है और उसी बिल्डिंग में एंटर करता है। ये जगह असल में एक मुर्दा घर है। जॉर्ज यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अपनी पहली रात की ड्यूटी करने आया है, इसलिए वहाँ मौजूद एक और कर्मचारी उसे वो पूरी जगह दिखाने लगती है। चलते चलते वो एक गुस्सैल डॉक्टर सूजी से टकराता है और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ते हुए वो वर्कर उससे बैग एंड टैग नाम का एक रूम दिखाती है, जहाँ नई डेड बॉडीज को लाया जाता है। जॉर्ज का काम बस दरवाजा खोलना और नई डेड बॉडी को इस कमरे तक लाना था। बातचीत के दौरान वो वर्कर जॉर्ज से पूछती है कि कहीं उसे मुर्दों से डर तो नहीं लगता। जॉर्ज बड़े प्राउड से कहता है कि उसे कुछ नहीं डरा सकता। फिर वो बताती है कि इस मॉर्ग में अक्सर अजीब घटनाएं होती हैं, और तो और उसने एक बार खुद एक डेड बॉडी को अचानक बैठते हुए देखा था। वो ये भी बताती है कि पिछला गार्ड यहाँ से सिर्फ एक रात में नौकरी छोड़कर भाग गया था। इसी बीच जॉर्ज को हड्डी काटने वाले औजार में फंसे हुए बाल दिखते हैं, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद वो लेडी उसे उसका बूथ दिखाती है, साथ ही अपना फोन नंबर एक कागज पर लिखकर देती है और चली जाती है। कुछ घंटे बाद सीसीटीवी स्क्रीन पर दिखता है कि कोई मिस्टीरियस आदमी बिल्डिंग के अंदर आ रहा है, लेकिन जॉर्ज सो चुका था। बजर बजने पर वो जागता है और बटन दबाकर दरवाजा खोलता है। वो बाहर जाकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, बस एक डेड बॉडी वाला बैग पड़ा था। वो उस डेड बॉडी को लेकर एलिवेटर से होते हुए बैग एंड टैग रूम में ले जाता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। डेड बॉडी उठकर अचानक सीधी बैठ जाती है। जॉर्ज ये देखकर डर जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाते हुए बैग खोलकर देखता है। अंदर एक लड़की की लाश थी और अचानक वो लड़की जिंदा हो जाती है। जॉर्ज बुरी तरह डरकर भाग जाता है और जल्दी से अपने बूथ में जाकर अपनी साथी कर्मचारी को कॉल करता है। वो उसे पूरी घटना बताता है, लेकिन उसे लगता है कि वो मजाक कर रहा है। तभी जॉर्ज अपनी सीसीटीवी स्क्रीन पर देखता है कि वो लड़की उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही सेकंड में वो उसके बूथ के बाहर पहुंच जाती है और तभी ये रिवील होता है कि असल में ये सब प्रैंक था। उस लेडी वर्कर का नाम एमा था और इस पूरे प्रैंक का डायरेक्टर था मार्कस। साथ में उसका असिस्टेंट और एडिटर डिक भी था। वो भूत बनी हुई लड़की भी एक पेड एक्ट्रेस थी जिसका नाम अयाका था। वो सभी जॉर्ज को डराने के लिए कैमरा सेटअप और साउंड इफेक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनकी हंसी तब रुक जाती है जब जॉर्ज अचानक अपनी गन निकाल लेता है। एमा घबराकर इंटरकॉम के जरिए अयाका को सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कम्युनिकेशन रेंज में नहीं थी, इसलिए एमा को खुद वहाँ जाकर मामला संभालना पड़ता है। इस बीच मार्कस अपने टीम के बाकी मेंबर सूजी, टोनी और जेडी को सब कुछ रोकने के लिए कहता है। अयाका जॉर्ज के सामने जाकर उसे ऑर्डर आने लगती है। घबराकर वो उसे गोली मारने ही वाला था कि ठीक समय पर एमा वहाँ पहुँच जाती है और बताती है कि ये सब एक प्रैंक था। एमा उसके हाथ से गन ले लेती है तो उसे पता चलता है कि ये असली नहीं बल्कि सिर्फ एक टॉय गन थी। तभी मार्कस और उसकी पूरी टीम वहाँ आ जाती है। कैमरा मार्कस की पैंट पर फोकस करता है, जो डर के मारे गीली हो चुकी थी। एमा उसे बताती है कि जॉर्ज एक पॉपुलर टीवी शो स्केयर कैंपेन का हिस्सा बन चुका है। जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कह पाता। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि उसी प्रैंक शो के लिए एक ऑडिशन चल रहा था, जहाँ एक लड़की एबी आती है, जिसे मार्कस नए हॉरर कैरेक्टर के लिए इंटरव्यू कर रहा था। वो उसकी एक्टिंग स्किल्स को चेक करता है। एबी को देखकर लगता है कि वो काफी टैलेंटेड है, इसलिए मार्कस उसे फौरन हायर कर लेता है। इसके बाद मार्कस और उसके टीम मेंबर्स डिक के रूम में जाते हैं, जहाँ डिक सबको अपने एडिट किए हुए वीडियो दिखाता है। लेकिन तभी एमा तैश में आकर कहती है कि अब वो शो छोड़ रही है। वो शिकायत करती है कि ये प्रैंक सब बहुत खतरनाक हो गए हैं। उसे डर है कि वो किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मार्कस कहता है कि जब कोई प्रैंक थोड़ा प्लानिंग से बाहर जाता है तो वो और भी रोमांचक हो जाता है, जिससे उनकी टीआरपी बढ़ती है। फिर वो एमा को किसी तरह मना लेता है कि वो सीजन खत्म होने तक रुकी रहे। कुछ देर बाद उन सबकी बॉस विकी का फोन आता है, जो एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है। फिर वो सब मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। बॉस के वहाँ आने से पहले मार्कस अपने अगले प्रैंक की अनाउंसमेंट करता है कि वो एक खाली पड़े पागलखाने में शूटिंग करने वाले हैं। ये जगह 90s में ही बंद कर दी गई थी। तभी उन सबकी बॉस विकी वहाँ आ जाती है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करती है। वो कंप्यूटर पर एक डार्क वेब की वेबसाइट खोलती है, जिसका नाम मास्क्ड फ्रीक्स था। विकी उस साइट पर एक वीडियो प्ले करती है, जिसमें एक नकली मानव बलि दिखाई जाती है। पूरी टीम इसे देखकर हंसने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी एक्टिंग काफी खराब है। लेकिन फिर विकी कहती है कि असली चीज तो अब शुरू होने वाली है। तभी वीडियो में कुछ डरावने नकाब पहने लोग अचानक उन एक्टर्स को घेर लेते हैं और उन्हें धीरे धीरे बेरहमी से मार डालते हैं। टीम ये देखकर शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि ये सब असली लगता है। फिर विकी बताती है कि मास्क्ड फ्रीक्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। लोग इन्हें देखने के लिए काफी पैसे लुटा रहे हैं और उनके चैनल पर 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इसके बाद विकी गुस्से में टीम से कहती है कि स्केयर कैंपेन की रेटिंग्स लगातार गिर रही हैं। अगर उनका अगला एपिसोड अच्छा नहीं गया तो वो शो को कैंसिल कर देगी। अब टीम मुश्किल में फंस गई थी। उन्हें अपने अगले प्रैंक को सुपरहिट बनाना ही था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सब अपने अगले प्रैंक की लोकेशन पर पहुंच गए थे, जहां पूरी टीम अपने डिवाइसेस सेट कर चुकी थी। हर कमरे में कैमरास लगाए गए थे ताकि सब कुछ कैप्चर किया जा सके। उधर उस नई एक्ट्रेस एबी को भूतों वाला मेकअप लगाया जाता है, लेकिन एमा अभी भी इस प्रैंक को लेकर परेशान थी। वो मार्कस से कई सवाल
सवाल पूछती है, खासकर उनके नए विक्टिम के बारे में, लेकिन मार्कस उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। थोड़ी देर बाद उनके प्रैंक का नया शिकार रोहन असाइलम पहुंचता है। डिक, जो कमरों की मॉनिटरिंग कर रहा था, तुरंत टीम को अलर्ट करता है कि वो अपनी पोजीशन ले ले और यहाँ से स्केयर कैंपेन का नया एपिसोड शुरू होता है। एमा, जो इस बार लीड रोल में है, एक नर्स के रूप में तैयार होती है और गार्डन में रोहन से मिलने जाती है। रोहन, जो वहाँ की हरियाली देख रहा होता है, अचानक कहता है कि वो पहले यहाँ काम कर चुका है। एमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो इस जगह को एक चिल्ड्रंस थेरेपी सेंटर में बदलने का प्लान बना रहे हैं और उन्हें यहाँ की देखभाल करने वाले की जरूरत है। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं, रोहन अचानक विंडो की तरफ देखता है जहाँ उसे एबी भूत बनी नजर आती है, लेकिन तभी सूजी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जो वहाँ माली के रूप में थी। जब रोहन दोबारा विंडो की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। घबराकर वो एमा से पूछता है कि क्या वो लड़की उनकी कोई मरीज है, लेकिन एमा कहती है कि उन्होंने अभी तक किसी मरीज को एडमिट नहीं किया है। फिर वो उसे अपने ऑफिस में इंटरव्यू के लिए ले जाती है और उससे बातें करने लगती है। इसी बीच रोहन अचानक कहता है कि उसे इस जगह का हर कोना याद है, क्योंकि असाइलम का भी उसका घर हुआ करता था। फिर वो एक पुरानी तस्वीर को एकटक देखता है और धीरे से कुछ बुदबुदाने लगता है। जब एमा पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो रोहन अचानक गुस्से में चिल्लाता है कि अपने काम से काम रखो। तभी फोन बजता है, जो कि मार्कस का ही कॉल था। वो कहता है कि रोहन एक स्पेशल केस है, लेकिन अगर वो इस एपिसोड को सक्सेसफुली पूरा करते हैं तो ये काफी हिट हो सकता है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस उसकी बात सुने बिना कॉल काट देता है। एमा गुस्से में उसे रोकने बाहर चली जाती है और रोहन को कमरे में अकेला छोड़ देती है। अब मार्कस और डिक प्रैंक का अगला पड़ाव शुरू करते हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और स्पीकर से एक छोटी बच्ची की डरावनी आवाज चलाते हैं। रोहन बिना डरे उन आवाजों के पीछे चल पड़ता है। सूजी बॉल फेंककर एबी को इशारा करती है कि वो रोहन के सामने आ जाए, लेकिन रोहन डरने के बजाय एबी का पीछा करने लगता है। ये देखकर मार्कस और उसकी टीम हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद रोहन एक क्रीपी से रूम में पहुंचता है, जहां टोनी नाम का कैमरामैन रैक के पीछे छुपा हुआ था। उसी समय एमा भी कंप्यूटर स्क्रीन पर सब कुछ देख रही थी। अब मार्कस एपिसोड का आखिरी फेज शुरू करता है, जिसमें एबी रोहन के सामने आती है। जैसे ही रोहन घोस्ट एबी को देखता है तो अचानक एक चाकू निकालता है और एबी पर बार बार वार करता है। टीम के सभी लोग शॉक में आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए इंटरकॉम पर चिल्लाते हैं, लेकिन रोहन किसी की नहीं सुनता। इसके बाद वो कैमरामैन टोनी को भी वहाँ देख लेता है और उसे ब्रूटली गला दबाकर मार देता है। तभी एमा भागकर एक स्क्रू ड्राइवर उठाती है और अपने दोस्तों की मदद करने उस कमरे की ओर दौड़ती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि टोनी की लाश फांसी पर लटकी हुई है और एबी को खिड़की से फेंक दिया गया है। तभी मार्कस इंटरकॉम पर एमा को भागने की सलाह देता है। वो कैमरा पर देखकर बताता है कि रोहन अब उसी की तरफ आ रहा है। इसके बाद एमा रोहन से बचकर वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते एमा मार्कस से पूछती है, आखिर ये आदमी है कौन? तब मार्कस बताता है कि रोहन पहले उसी पागलखाने का एक मरीज था। वो एक समय पर इसी जगह पर भर्ती था, क्योंकि उसने पहले भी कई क्राइम्स किए थे। ये सुनकर एमा मार्कस को भला बुरा कहने लगती है और वहाँ से भागना जारी रखती है। थोड़ी देर बाद एमा एक जगह पहुँचती है और वहाँ लगे कैमरा की ओर देखकर मार्कस से रास्ता पूछती है, लेकिन मार्कस कहता है कि उन्होंने वहाँ कोई कैमरा नहीं लगाया। ये सुनकर एमा बदहवास ऊपर की मंजिल पर भागती है, जहाँ उसे सूजी मिलती है। सूजी उसे वहाँ छुपने में हेल्प करती है, लेकिन जैसे ही एमा पूरी सच्चाई बताने को होती है, रोहन दरवाजे का शीशा तोड़ देता है और सूजी को बेरहमी से मार डालता है। एमा ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन रोहन उसे एक बंद दरवाजे के पास घेर लेता है, जहाँ वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन ठीक तभी जेडी दरवाजा खोलता है और एमा को बचा लेता है। फिर वो फौरन दरवाजा बंद करके खुद को सुरक्षित करते हैं। इसके बाद एमा और जेडी मार्कस और डिक को कॉल करके पुलिस बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि वो किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, वो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे। तभी रोहन कंट्रोल रूम में घुस जाता है और मार्कस और डिक को भी बेरहमी से मार देता है। एमा और जेडी कैमरा से ये सब लाइव देख रहे थे, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें रियलाइज होता है कि अगर वो वहीं रहे तो उस साइको किलर का अगला शिकार बन जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से अपनी वैन की तरफ दौड़ कर जाते हैं। लेकिन जेडी को उसकी पॉकेट में वैन की कीज नहीं मिलती, इसलिए वो कंट्रोल रूम में कीज लेने वापस चला जाता है। एमा वहाँ अकेली रह जाती है और तेजी से वैन की खिड़कियां बंद कर लेती है और जेडी के आने का इंतजार करती है। लेकिन तभी रोहन वैन की बैक सीट पर नजर आता है। घबराकर एमा स्क्रू ड्राइवर से रोहन के हाथ पर वार करती है और वहाँ से भाग जाती है। रोहन दर्द से चिल्लाता है और तभी एक बड़ा खुलासा होता है, असल में रोहन भी एक एक्टर ही था। सभी क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। असल में उनके प्रैंक का शिकार कोई और नहीं बल्कि बेचारी एमा थी। रोहन दर्द में कराहते हुए मार्कस को गालियां देने लगता है। मार्कस उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर रोहन गुस्से में कहता है कि अब वो इस खेल से बाहर है और ये कहकर उसे संपर्क काट देता है। फिर वो अपने हाथ में गड़ा हुआ स्क्रू ड्राइवर निकालता है, लेकिन जैसे ही लगता है कि ये प्रैंक खत्म हो चुका है, तभी असली खेल शुरू होता है और अचानक दो मास्क पहने लोग रोहन को घेर लेते हैं, जिनके हाथ में कैमरास भी थे। उन्हें देखकर रोहन सोचता है कि ये भी शो का हिस्सा होंगे, लेकिन तभी वो बड़ी बेरहमी से उसे मार डालते हैं। मार्कस अपनी टीम से इंटरकॉम पर संपर्क करके कहता है कि वो रोहन से आमने सामने बात करके उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करे।
करेगा। ये कहकर वो कंट्रोल रूम से चला जाता है। उधर टोनी नीचे की ही मंजिल पर छिपा हुआ था, लेकिन सूजी का कोई अता पता नहीं था। उधर डिक जो कि कंट्रोल रूम में अकेला था, कैमरास में कुछ गड़बड़ियां महसूस करता है। वो मॉनिटर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर एमा एक कमरे में पहुंचती है, जहां वो डिक की लाइव फीड एक लैपटॉप पर देखती है। जैसे ही डिक उसे देखता है, वो फौरन अपना कैमरा बंद कर लेता है, क्योंकि एमा को अभी तक सच्चाई नहीं बताई गई थी। लेकिन अगले ही पल वो कई नकाबपोश लोगों से घिर जाता है, जो अपना कैमरा उसकी ओर घुमाते हैं, और फिर एक नकाबपोश आदमी उसका गला घोटकर उसका आधा चेहरा काट देता है। उधर एमा उस लैपटॉप पर मौजूद सारे वीडियोस खोलकर देखती है, जिन्हें देखकर उसका खून खौल जाता है। वो देखती है कि ये सब कुछ सिर्फ एक मजाक था, उसे जानबूझकर इस प्रैंक का शिकार बनाया गया था। गुस्से में वो कैमरे के सामने जाकर मार्कस को ललकारती है और सामने आने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वहाँ मौजूद कुछ कैमरास उन्हीं नकाबपोश लोगों को बिलोंग करते थे। उधर मार्कस वैन में पहुंचकर रोहन से बात करना चाहता था, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि रोहन अब मर चुका था। घबराया हुआ मार्कस जल्दी से मदद के लिए कॉल लगाता है, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे और डिक भी इंटरकॉम से कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वो नकाबपोश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने उन्हें फौरन पहचान लिया कि वही खतरनाक लोग थे जिन्हें उसने डार्क वेब पर देखा था। वो वहाँ से सर पर दौड़ने लगता है, फिर वो भागते भागते एमा से टकरा जाता है, लेकिन एमा बिना कुछ सुने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मार देती है। मार्कस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सचमुच खतरे में है, लेकिन एमा सब झूठ समझती है। तभी नकाबपोश हथियारे वहाँ पहुँच जाते हैं। एमा उनसे भी लड़ने लगती है, ये सोचकर कि वो प्रैंक का ही हिस्सा है, लेकिन एक बंदा उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। तभी एमा को समझ आ जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहे, वो दोनों घिर चुके थे और उन्हें अपनी मौत पक्की लगती है। लेकिन तभी उनमें से एक नकाबपोश को इंटरकॉम पर एक मैसेज मिलता है। इसके बाद वो सभी अचानक पीछे हट जाते हैं। इसके बाद एमा और मार्कस जेडी और एबी को बचाने वापस जाते हैं और वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ जेडी और एबी छिपे हुए थे, जहाँ वो देखते हैं कि जेडी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है, जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था। मार्कस उस कैमरे में पहला वीडियो प्ले करता है और देखता है कि कैसे हथियारों ने जेडी को मारा और फिर एबी को खींच कर ले गए। फिर उन नकाबपोशों का लीडर कैमरे की ओर देखता है और कहता है, अगर तुम लोग एबी को देखना चाहते हो तो सीधे कंट्रोल रूम में आओ। कोई और चारा न देखकर वो दोनों कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में एमा एक तेजधार वाला टूल उठा लेती है, जिससे वो अपना बचाव कर सके। कंट्रोल रूम में पहुंचते ही एमा देखती है कि मार्कस के सर से खून टपक रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये खून ऊपर से टपक रहा था और वो खून सूजी का था, जो उस कंट्रोल रूम के अंदर लटकी हुई थी। फिर वो वहीं मौजूद एक कैमरा फीड देखने लगे, जिसमें एक हत्यारा उनके साथी टोनी को आरी से काट रहा था। जिसके बाद उन किलर्स का लीडर उस फुटेज में आ जाता है और कहता है कि हम ये सब अपने दर्शकों के मनोरंजन के लिए कर रहे हैं और उनके नए टारगेट्स प्रैंक करने वाले लोग हैं, क्योंकि ये काफी डिमांड में है। फिर वो उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें एबी को एक ताबूत में जिंदा दफनाया जा रहा था। वो कहता है उसके पास सिर्फ 5 मिनट हैं, वरना वो दम घुटने से मर जाएगी। वो दोनों उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में एक नकाबपोश हथियारा उन पर हमला करता है। तभी एमा अपने हथियार से उसे स्टैब कर देती है। जब वो उसका नकाब उतारती है तो हैरान रह जाती है, वो हथियारा एक यंग टीनेजर था। इसके बाद वो उस जगह पहुंचते हैं जहाँ एबी को जिंदा दफनाया गया था। वो जल्दी से ताबूत खोलकर एन मौके पर उसकी जान बचा लेते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलने को होते हैं, वो मास्क किलर्स फिर से वहाँ जाते हैं। उनका लीडर कहता है हैप्पी एंडिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वो एक और बड़ा खुलासा करता है कि उसके दर्शक एमा को जिंदा रखने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एमा को उन दोनों में से किसी को बचाने का ऑप्शन भी दिया जाता है। मार्कस उन्हें खतरे में डालने के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है और कहता है कि एमा तुम एबी को यहाँ से बचा कर ले जाओ। एमा भारी मन से एबी को वैन तक ले जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं मार्कस को नकाबपोश लोग बेहोश कर देते हैं। जब मार्कस होश में आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है और देखता है कि उसके एक दोस्त को जिंदा चीरकर मारा जा रहा था। वो गुस्से में कहता है तुम लोगों में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तुम्हारी वीडियोस में कोई ट्विस्ट या कहानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बेरहमी है। जिसके रिस्पॉन्स में वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पता चलता है कि एबी उन मास्क किलर्स की टीम का हिस्सा थी। असल में वो इस पूरी प्लानिंग की मुखबिर थी। उसने ही पूरी प्रैंक टीम की जानकारी लीक की थी। मार्कस ये देखकर चौंक जाता है, लेकिन उनसे इम्प्रेस होकर कहता है कि वाकई में एक अच्छा ट्विस्ट था। जिसके बाद वो मास्क किलर्स उसे एक स्ट्रेचर पर बांधकर भट्टी में जलाने के लिए ले जाते हैं। फिर फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि एमा और एबी अंधेरे में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं। तभी एमा को वैन के अंदर एक कैमरा नजर आता है, जिससे इशारा मिलता है कि ये प्रैंक कभी खत्म नहीं हुआ और मूवी यही खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।